अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। गो के आज की जो सबसे पहली खबर है उसके बारे में इशारे किनारों में हमारे तज्जियाकारों ने हमें पहले ही बता दिया था, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर आज ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, साबिक वज़ीर दिफा सियासत में एक बड़ा नाम परवेज़ खटक साहब, उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और पार्टी का नाम उन्होंने रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। अब न सिर्फ इसमें परवेज़ खटक बल्कि अहम बात यह भी है कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, एक और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने भी इस नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और अभी तक ज़राए ये दावा करते हैं कि 57 MNAs MPAs हैं जो कि इस पार्टी में शामिल हैं, जिनको परवेज़ खटक साहब की हिमायत हासिल है। गो कि इससे मुतल्लिक बड़ी मुतज़ाद इत्तलात भी आ रही हैं, बट अपने तज्जियाकारों से हम ये पूछेंगे क्योंकि इससे मुतल्लिक जो दावे हो रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। परवेज़ खटक साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से अब मुकम्मल ख़ात्मा हो गया है मेरी पार्टी आने के बाद। लेकिन PTI के जो खैबर पख्तूनख्वा में तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ साहब, वो कहते हैं कि अभी भी PTI खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, PTI का वोट बैंक मौजूद है और अवाम सब ड्रामा देख रहे हैं क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन सिक्योर है। दीगर बातों पे भी बात करेंगे इस सिलसिले में जो जुड़ रही हैं, और ख़ासकर ये जो नाम है PTI पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि हमने माजी में देखा हकीकी भी पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस, इस तरह के बहुत से नामों के साथ पुरानी जमातें आईं, लेकिन उनको उस तरह मकबूलियत नहीं मिल पाई। इस जमात का फ्यूचर क्या होगा? जिस तरह परवेज़ खटक साहब दावा कर रहे हैं, क्या वो ठीक दावा है कि वो उनकी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया कर देगी और उसके लिए बड़ा मुश्किल वक्त होगा? हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और स्काइप के थ्रू हमें रीमा उमर साहबा ज्वाइन कर रही हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपकी खबर है, आपने बड़ी देर पहले इशारा दे दिया था, तो मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगी। सर, एक तो ज़रा नाम के पीछे भी हमें राज बताइएगा, क्यों बज़िद थे इतना परवेज़ खटक साहब कि मैंने PTI के साथ ही जाना है, PTI पार्लियामेंटेरियंस ही रखूँगा नाम, कोई और भी नाम हो सकता था? दूसरा, जो वो दावा कर रहे हैं, क्या वो दावा ज़मीनी हक़ाइक़ से मुशाबहत रखता है या तर्जुमानी करता है? अलीना, देखे, ये तो बिल्कुल दीवार पे लिखा हुआ था, नविश्ता ही दीवार था कि ऐसा होगा। और बार बार आपके प्रोग्राम में भी और बाकी प्रोग्रामात में भी मैं इस राय का इजहार करता रहा कि जो ताख़ीर हो रही है तो उसकी ताख़ीर की एक वजह ये थी कि परवेज़ खटक साहब ये इसरार कर रहे थे कि उनको तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करने दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये इसरार था कि नहीं, PTI के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ का नाम किसी सूरत नहीं होना चाहिए। दूसरा मसला ये था कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं जा सकते थे। एक तो जहांगीर तरीन साहब और परवेज़ खटक साहब की नहीं बनती और उनका शख्सी इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। दूसरा, उनका ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के डायनेमिक्स वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो ये बात भी उनकी बड़ी हद तक सही थी कि वहाँ के डायनेमिक्स, पॉलिटिकल डायनेमिक्स वो मुख्तलिफ हैं। तो परवेज़ खटक साहब इस दौरान होमवर्क कर रहे थे और उस होमवर्क का आज पहला नतीजा सामने आया है। ये मैं आपको ये सोच समझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये पहली किस्त और पहला नतीजा है। और ये बात अभी उनकी दुरुस्त नहीं है कि PTI का ख़ात्मा हो गया खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन PTI के ख़ात्मे का आगाज़ हो गया है। और दूसरा, यकीनन उनको मकबूलियत नहीं होगी लेकिन उनको कबूलियत हासिल होगी। और बहुत सारे जो बाकी लोग हैं उनकी अक्सरियत भी, कुछ फेंस सेटर है, वो फेंस सेटर इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि परवेज़ खटक साहब ऐलान करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो उनके पास कितने लोग जाते हैं। तो अब जब उन्होंने ऐलान कर दिए तो आप देखेंगी कि अगले हफ्तों में हर हफ्ते 2-2, 3-3 दाने परवेज़ खटक साहब की झोली में गिरते रहेंगे। इस वक्त भी जिस तरह आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मलाकन डिवीज़न से एक ऐसी शख्सियत शामिल हो सकती है जो सबको हैरान कर देंगे, तो वो मेरा महमूद खान की तरफ इशारा था। तो एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट शख्सियत जो इस वक्त मुल्क से बाहर है, बीमार है, तो वो उनकी भी बात परवेज़ खटक साहब के साथ बन चुकी है। दूसरा मसला ये है कि वहाँ चूँकि पिछले सालों में एक तो ये है कि इन लोगों की अक्सरियत वो थी
जिनको लाया गया था, इस तरीके से लाया गया था जिस तरीके से आज परवेज खटक साहब के पास ले जाया जा रहा है। फिर ये वो लोग थे कि जिनको न मीडिया का खौफ था, न अदलिया का खौफ था, न नैब का खौफ था। नए भी थे तो बहुत नंगे तरीके से कुछ लोगों ने लूट मार की है और उनकी फाइलें भरी हुई हैं। तो अब उनके सामने दो ही रास्ते छोड़े जा रहे हैं। एक ये कि आप किसी और पार्टी में जो लोग जा सकते थे, मसलन पेशावर से पीटीआई के एक एमएनए वो जेयूआई में पहले जा चुके हैं साबिक, और एक हैदर अली जो स्वात से थे वो पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। तो जो लोग किसी और पार्टी में सम हो सकते हैं वो तो उधर चले जाएंगे, लेकिन अक्सरियत फिर वो इधर ही आएगी, क्योंकि अब जो लोग बचे भी हैं उनके पास दो रास्ते हैं। अच्छा। या वो आके परवेज खटक की छतरी तले पनाह ले लें, या फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। और जाहिर बात है कि जेल जाने के लिए बहुत, और केसों का सामना करने के लिए बहुत कम लोग तैयार है। इसलिए आपने देखा होगा कि जेल जाने की बजाय उनकी अक्सरियत छुपी हुई है। अगर वो जेल जाने के लिए तैयार होते तो पहले दिन से आके अपनी गिरफ्तारियां दे देते और अपने घरों की पुलिस से बेइज्जती ना करवाते। इसलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जब इलेक्शन आएगा तो परवेज पीटीआई में सिर्फ चंद दाने रह चुके होंगे, और उन दानों की हैसियत वही होगी जो अल्ताफ हुसैन के साथ रहने वालों की है। और आप मैं सादा अल्फाज में अगर आपको समझाऊं कराची वालों को, तो वो ये है कि परवेज खटक साहब खालिद मकबूल बन गए और ये MQM पाकिस्तान बन गई, और इमरान खान के साथ उससे बुरा होगा जो अल्ताफ हुसैन के साथ हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के जराइम वो रियासती इदारों के नज़दीक अल्ताफ हुसैन से भी बहुत ज़्यादा है। और जब इलेक्शन में अगर उनके नौजवान सपोर्टर हैं भी, लेकिन जब पीटीआई भी नहीं होगी और इमरान खान भी इलेक्शन में नहीं होंगे, तो फिर जाहिर बात है वो वोटर और सपोर्टर या तो घर में बैठा रहेगा या फिर किसी और बुनियाद पे, जिस तरह के कराची में होता है। एक फ़र्क है कि MQM पाकिस्तान बनाने के बावजूद भी MQM पाकिस्तान लाडली नहीं बनी थी, बल्कि उसके साथ मसलन पहले पिछले इलेक्शन में MQM के हिस्से की सीटें छीन कर पीटीआई को दे दी गई। फिर उनको इमरान खान फिर उनको पीटीआई के साथ इत्तेहाद बिल जबर पे मजबूर किया गया। जो परवेज खटक साहब की पार्टी होगी तो वो MQM पाकिस्तान की तरह उसके साथ जबर का सलूक नहीं किया जाएगा, बल्कि वो एक लिहाज से उसी तरह लाडली होगी जिस तरह के माजी में पीटीआई लाडली हुआ करती थी। पीटीआई 2.0 कह लें हम। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है, मकाफात अमल है, लेकिन एक और शक्ल में है। अच्छा सर, वैसे ये भी आपने इशारा दिया है, हम तो एक ही को जानते हैं जो बीमार हैं, मुल्क से बाहर हैं। ये कौन से रहनुमा हैं जो इस पार्टी में आ सकते हैं, बीमार भी हैं, मुल्क से बाहर भी हैं? नाम बता दें। तो सिर्फ वो नहीं है बीमार, वो हज़ारा डिवीज़न से उनका ताल्लुक़ है और हज़ारा में वो तहरीक इंसाफ को लीड करते रहे। इतना मैं आपको इशारा दे देता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो बाकी लोग भी हैं इस वक्त जो छुपे हुए हैं, उनकी अक्सरियत भी परवेज खटक साहब के साथ राब्ते में हैं। और जो बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो उनके साथ जाने के लिए मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा है। इसके बाद क्लियर होगा कि जिस बंदे के खिलाफ केस बनेगा और गिरफ्तार होगा तो सिर्फ वही बंदा ऐसा होगा कि जो उनके साथ नहीं जा रहा है। बाकी टाइमिंग का फर्क है किसी। अच्छा, ये बड़ी बात कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, सलीम साफ़ी साहब, लेकिन सलीम साफ़ी साहब की पहले वाली खबर भी सही हुई। मैं बड़ी खुशी से तो नहीं कह सकती, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स शायद, लेकिन सर ये बताइएगा आप किस तरह से चीज़ें टर्न आउट करते हुए देख रहे हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं ये पीटीआई 2.0 या पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बन गई है, दूसरी तरफ वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा तक रहेगी या फिर आपको लगता है ये लार्जर स्केल के ऊपर एक बड़ी जमात बनकर उभरेगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी टक्कर देगी? क्योंकि सलीम साफ़ी साहब के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ नो मोर। देखिए वो शेर है ना, शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ,
फिर मुझे इस शहर में बेमोतबर उसने किया। परवेज़ खटक साहब को सियासी जमातें छोड़ने का वसी तजुर्बा है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का। मेहरान बैंक के वक्त भी कहीं कहीं साफ़ी साहब को याद होगा जब साबिर शाह वाला केस हुआ था, उसमें भी इनका नाम आया था उस वक्त, और BRT में भी नाम आया। और मेरा ख़्याल है इसमें जो ज़्यादातर लोग इस वक्त जो सरफेस पे हैं ये वो लोग हैं जिन पे PTI की गवर्नमेंट के दौरान जो भी मुबैना करप्शन वगैरह के केसेस हैं, और कुछ पे एक साहब ऐसे भी हैं जिन पे अरशद शरीफ वाला केस भी है, उस भी इंक्वायरी में उनका नाम भी है। तो जब फाइलें आपके सामने रख दी जाती हैं, और यही तरीक़ाकार रहा है हमारे यहाँ सियासी जमातें और ग्रुप्स बनाने का, कि आपके सामने एक फ़ाइल रख दी जाती है, आप अगर उस फाइल को बंद करवाना चाहते हैं तो आपको वही करना पड़ता है जो कहा जाता है। और यही हो रहा है। अभी जब ये डेवलपमेंट हुई, सुबह से डेवलपमेंट हुई, तो कुछ PTI के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से बात हुई, उन्होंने उनका यही कहना था कि एक जो है वो ज़ाहिर है ये वही लोग हैं जिस पे किसी पे BRT का केस है, किसी पे ग्रेड 16 तक अफसरों की तकर्रुरी का केस है, किसी के ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस हैं, और ये नाम ज़रूर हैं लेकिन इनके साथ वोटर कितने हैं ये पता चल जाएगा। लेकिन मैं शुरू से कह रहा था, जब लोग 9 मई के वाक़े को 9/11 कहते थे, तो मैं उस वक्त भी ये बात कह रहा था कि इसका जो आप वो कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं कि 9/11 ये दरअसल 22 अगस्त 2016 से मुताबिकत रखती है। जो इस वक्त सूरत हाल है, वही सिचुएशन जो MQM लंदन को यहाँ फेस करनी पड़ी, वही सिचुएशन PTI को फेस करनी पड़ रही है। PTI के लोगों के लिए जो है वो इलेक्शंस में भी आसानी नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगा। कैंडिडेट्स अगर आएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी सूरत हाल, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं, और ये मैं आपको बता दूं ये पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ये पार्टी बनी है और पंजाब में ये पार्टी बनी है, यहाँ एक और मुख्तलिफ नाम से पार्टी बनाने की कोशिश, ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दरअसल चूँकि PTI की जो फॉलोइंग थी वो पूरे पाकिस्तान में थी, लिहाजा हर जगह जो है कहीं तोड़ फोड़ का अमल जारी है, और अगले 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होगी। उसके बाद कितना स्पेस रह जाएगा PTI के पास और PTI के चेयरमैन के पास, वो हमें देखना पड़ेगा। मुश्किल होगी, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस होगी, लेकिन जो क्या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी एक हल्के में होगी, जैसे हम कबूलियत कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक जमात को बिल्कुल ही पार्टिसिपेट करने की इलेक्शन में इजाज़त नहीं होगी तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी, ये हमें देखना है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो लोग अंडरग्राउंड हैं PTI के खैबर पख्तूनख्वा में, वो बिल्कुल ये बात ठीक है कि वो इधर से भी राब्ते में हैं। ज़ाहिर है जो अंडरग्राउंड रह के टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, उनको भी ये पता है कि उनके टेलीफोन टैप हो रहे होंगे, और ये जो चीज़ें होती हैं ये अब रुकती नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर में है PTI के वहाँ जो लोग हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा उनका गढ़ था, और उसमें परवेज़ खटक साहब का बहुत ज़्यादा अमल दखल था, यानी इस हद तक कि उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। कराची के साथ मवाजना करके बताया ना, ये बड़ा दिलचस्प। देखिए मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, मुझे पहले से तैयार है, लेकिन हमने कराची में एक सिचुएशन ये भी देखी जहाँ पर बेशक हकीकी बन गई, उसके बाद मजीद धड़ेबंदी भी हुई उसमें, लेकिन वो उस तरह से ग्रास्प नहीं कर पाया। अलीना यही होता है ना, जैसे नहीं उसकी कई वजूहत है। देखिए MQM हकीकी जब बनी तो MQM हकीकी को ये कह दिया गया था कि आप इस दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। फिर PSP बनी, फिर उसके बाद और ग्रुप्स बने, उसमें तो पार्टी तितर बितर हो गई। वो लंदन के साथ कौन है, पाकिस्तान के साथ कौन है, पार्टी को तितर बितर कर दिया गया। इंपॉर्टेंट ये है इलेक्शन सिंबल क्या होगा PTI पार्लियामेंटेरियन का, क्योंकि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जब बनी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन सिंबल तलवार जो है
वो निकाल दिया गया था इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से। साफी साहब से अभी जाके आगे पूछते ना, नाम के ऊपर इतने बज़िद क्यों थे? एक का अगर बैट है तो दूसरे का बॉल ना हो। रीमा उमर साहिबा को पहले शामिल करती हूँ। रीमा, अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है, उनको नहीं कोई छेड़ सकता, जिस तरह से उन्होंने किया है सारा का सारा, 2 हुकूमतें उनको मिली हैं। बट क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस एक साइंस है और परवेज़ खटक, महमूद खान टाइप नाम अगर आ जाते हैं और वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपका ओवरऑल टेक क्या है? लार्जर पिक्चर में आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी शुक्रिया लीना। मैं केपी की सियासत से इतनी वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मैं बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ वहाँ पे क्या है उस पर तो ज़्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन जनरली 2-3 बातें हैं जो मैं सोच रही थी। पहली तो ये कि इलेक्शंस एक साइंस है, ये एक ओपिनियन नहीं है। मेरा ख्याल है ये तो एक फैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिस तरह होती है, जिस तरह हमारी है, एक शख्स को तो आप वोट नहीं देते, आप जो आपके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्टीज के नुमाइंदे हैं, आप उन्हें वोट देते हैं। तो हो सकता है इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हों, परवेज़ खटक साहब से, महमूद खान साहब से, बाकी लोगों से ज़्यादा पॉपुलर हों, लेकिन अगर उनके पास लोग नहीं हैं जो उनकी पार्टी का टिकट लेने के लिए तैयार हों, चाहे उसके जो भी रीजंस हो, तो शायद वो अपनी पॉपुलैरिटी को इलेक्टोरल विक्ट्री में ना ट्रांसलेट कर सकें। तो ये तो मेरा ख्याल है एक फैक्ट है। पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन पीटीआई इलेक्टोरली किस तरह, उनके क्या चांसेस हैं, उसकी डिपेंडेंस इस पे भी है कि क्या टिकट लेने के लिए लोग तैयार होंगे और क्या उनके वोटर्स उनको भी वोट देने के लिए बाहर निकलेंगे। पहली बात ये तो मेरे लिए दिलचस्प होगा कि ये किस तरह सिचुएशन अनफोल्ड करती है। दूसरी बात ये लीना, अक्सर इस शो पे और पाकिस्तान में जब हम सियासत की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, हम बहुत तनकीद करते हैं कि ये फैमिली में लीडरशिप क्यों रखते हैं, फैमिली डायनास्टिक पॉलिटिक्स, इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि किस तरह पीटीआई जो है वो डिसमेंटल की जा रही है, डिसमेंटल हो रही है, तो कुछ समझ में भी आता है कि पाकिस्तान में जिस तरह सियासी जमातें इनसिक्योरिटी का हमेशा इनसिक्योरिटी की एक फिजा में रहती हैं, समझ आती है कि क्यों वो फैमिली में की पोजीशंस जो है वो रखना चाहती हैं। आप इसकी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है, शायद ये आपको वो सिक्योरिटी देता है जो आपको आम सियासत जो है, जो आप कह ले ज्यादा मेरिट पे बेस्ड है, वो नहीं देता। तो ये दूसरी चीज मैं सोच रही थी। और तीसरी ये लीना कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह की हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो लंबे अरसे से सियासत में हैं, जीतती भी आ रही हैं, वो शायद अब थोड़ी ऑर्गेनिक, उनकी एक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, वो दे मीन समथिंग, लेकिन पीटीआई के पास शायद वो वक्त उन्हें नहीं मिला कि वो अपनी पार्टी को किसी भी तरह से एक ऑर्गेनिक पार्टी बना सकें। तो जिस तरह जब वो पार्टी बनाई गई थी, वो ज्यादा वल्नरेबल थी इन मैनिपुलेशंस की जो हम आज देख रहे हैं। ये मैनिपुलेशंस कोई नई चीज नहीं है, सब सियासी जमातों ने देखी है, लेकिन शायद पीटीआई कुछ ज्यादा वल्नरेबल थी इस वजह से कि वो जिस तरह बनाई गई वो उस तरह ऑर्गेनिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, और ना ही उसको वक्त मिला कि वो स्ट्रेंथन कर सके अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी। सो ये सब मेरी इस पे थॉट्स हैं। ऑफ कोर्स मैं केपी की, जैसे मैंने डिस्क्लेमर दिया, मैं नहीं जानती सियासत को, पर ओवरऑल ये इंटरेस्टिंग चीजें, इंसाइट्स हैं जो हमें इस मुल्क में सियासत किस तरह होती है, करनी चाहिए, आइडियल्स वर्सेस जो रियलिज्म है, और उसकी काफी हमें इंसाइट्स मिलती हैं जो आजकल हो रहा है। ये बड़ी बुनियादी बात है, क्योंकि जब भी कोई सियासी शख्सियत या फिर सियासी पार्टीज आती हैं तो अमूमी तौर पर तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है और कहा जाता है चलो कंपटीशन आया है, ज़्यादा लोगों को मैनिफेस्टोज या लोगों के लिए काम होगा। बहरहाल हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे दूसरे सवाल के साथ। सलीम साफ़ी साहब, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, एक तो आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, दूसरा ये बताइएगा जैसे अभी हम बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये पार्टी खैबर पख्तूनख्वा तक की होके रह जाएगी और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब तक रहेगी, हर एक की धड़ेबंदी कर दी, अलग अलग हिस्से दे दिए, क्या ये आगे जाकर एज अ होल सेटअप होने वाला है आपके अंदाजे में?
देखिए, मेरे ख्याल में ये खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद रहेगी, अगर जो वो अपनी उसको वसअत देना चाहेगी। लेकिन इसके बाद तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक अपने आप को वसअत नहीं दे सकती, और परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है वो यहाँ तक वसअत नहीं दे सकती। दूसरी बात, वो ज़ाहिरी बात है कि जो भी पार्टी है उसमें वोट उस लीडर का होता है, लेकिन आप 2002 को ज़हन में ले आए हैं तो नवाज शरीफ साहब ही का वोट था ना, और नवाज शरीफ साहब पे उस तरीके से कोई जेल वो नहीं गए थे, मुस्लिम लीग नून पे पाबंदी नहीं लगी थी, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी उस निशान के साथ। लेकिन आपने देखा कि वो वोट सारा फिर पड़ गया मुस्लिम लीग काफ को, या पढ़वाया गया उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ठीक है, MQM की मिसाल मैंने इसलिए दी कि MQM अल्ताफ हुसैन से डिटेच होने के बाद भी लाडली नहीं बनी थी, लेकिन परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी होगी, एक तो वो लाडली होगी। दूसरी बात उसमें ये है कि परवेज़ खटक साहब बाहर तकरीर अच्छी नहीं कर सकते, कोई इस तरह पॉपुलर नज़र नहीं आते, लेकिन वो जरदारी साहब के दस्तरास रहे हैं। परवेज़ हमारे आफ्ताब शेरपाव साहब वो मुल्की और बिलखुसूस KP सियासत के और रैंडम सियासत के माहिर समझे जाते हैं, वो उनके नंबर 2 रहे, लंबे अरसे तक उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहे। फिर यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने उनको कुड्डे लाइन लगाया था और कुड्डे लाइन वजारत दी थी, और आज़म खान के भी वो शदीद मुखालिफ थे, इसलिए वो इस वक्त ज़ेर आताब भी रहे। लेकिन जहाँ पे भी पोलिटिकल जोड़ तोड़ की बात आती थी तो वो परवेज़ खटक साहब को आगे करते थे। और जो केसेस का मामला है, एक तो मैं मदर साहब समझना चाह रहा था कि जो लोग शामिल हुए हैं उसमें वो कौन है जिसपे अरशद शरीफ के केस में उनका नाम है। वो तो मुराद सईद का नाम है, लेकिन मुराद सईद अभी शामिल नहीं हुए हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे कि जो मसलन शाहराम तरकई हैं, आतिफ खान जो सीनियर मिनिस्टर थे, अली अमीन गंडापुर, उन पे भी केसेस हैं, वो अभी शामिल नहीं हुए हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो जिन पर केसेस नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अभी शमूलियत का ऐलान नहीं किया। एक और बात ज़हन में रखें कि ये की तरह कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं थी। आप सिर्फ 2 बंदे हैं, एक शौकत यूसुफजई और एक असद कैसर, जो इब्तिदा से PTI में थे। ये बाकी सब के सब इंक्लूडिंग परवेज़ खटक, इंक्लूडिंग महमूद खान, ये सब के सब, और एक शाह फरमान सारी, वो भी शुरू से थे। ये बाकी सब इसी तरह लाए गए थे कि जब PTI का प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया तो वो कोई नजरियाती आइडियोलॉजिकल नहीं, और उधर इतना होता। MQM की तो बड़ी मजबूत डिसिप्लिन वाली तंजीम थी, उनके सेक्टर्स का अमला अलग से था। कि पिछले 5-6 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में तंजीम नहीं बनाई जा सकी, सूबाई सदर पे इत्तेफाक नहीं हो रहा था, इसलिए फिर जोन्स में तकसीम किया गया था और अलग अलग जोन का अलग अलग बंदा था। ठीक है, ओके मैं साहब देखिए 2 चीज़ें, एक तो ये कि जो अभी साफ़ी साहब बात कर रहे थे, जो मेरी मालूमात हैं, ये क्योंकि अरशद शरीफ जो गए थे वो खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोगों के साथ उनके रवाबित थे, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस भी हुई थी। फिर गालबन हो सकता है मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, गालबन वो गए भी पेशावर से ही थे दुबई। अगर तस्वीर आई थी सर वो FIA वाली, वही मैं कह रहा हूँ और उस वक्त ज़ाहिर है महमूद खान साहब की गवर्नमेंट थी उसमें, तो ये नहीं कि उनको कोई अक्यूज उसमें किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ केसेस में अगर ज़रा सा भी नाम आए तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी की जा सकती है। दूसरी जो बड़ी बेसिक बात रीमा ने की है, वो मैं इसमें महमूद खान साहब जो प्रोटोकॉल स्टाफ था वो उनको एयरपोर्ट लेके गया था। लेकिन मैं ज़्यादा उसमें वो नहीं करना चाह रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक जो FIRs हैं या बाकी चीज़ें, उसमें महमूद खान कहीं पे नॉमिनेट नहीं हुए हैं, और दूसरी तरफ वो उसी तरह मुद्दई भी नहीं बने। वही कहा साफ़ी साहब, क्योंकि जब इंक्वायरी होती है ना, ये जिस तरह यूज़ करती है हमारी FIA हो या दूसरी पुलिस कि जी कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी वो नाम आ जाए तो आपको। रीमा ने जो बात की थी, देखिए रीमा ने जो बात की थी बड़ी बेसिक सी बात की थी रीमा ने। हमारे यहाँ क्यों, और सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट में क्यों जो है वो फैमिली पॉलिटिक्स बाद औक़ात बहुत डोमिनेट करती है। पहली वजह
बहुत से लीडर्स का अननेचुरल अंदाज में जो है उनको रास्ते से हटा देना, किसी को आपने मार दिया, किसी को फांसी चढ़ा दी। आप भारत में गांधीज को ले लें, भुट्टोस को ले लें, शेख मुजीब को ले लें, उसमें और लोगों की मोहब्बत उनके साथ जुड़ जाती है। दूसरा, ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो इसलिए यहाँ ज़्यादा है क्योंकि पेनिट्रेशन होती है, आपकी पार्टी के अंदर लोग घुसा दिए जाते हैं कि पार्टी के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि 87 में मुझे याद है जब पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस हो रहे थे पंजाब में, तो बेनज़ीर भुट्टो ने उसके बाद इलेक्शंस रुक गए। तो मैंने पूछा था उनसे ये क्यों किया उन्होंने, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली थी कि बहुत सी उस वक्त एजेंसीज ने हमारी पार्टी के अंदर लोग घुसा दिए थे। ठीक है, एनीवे ये उससे हट के बात नहीं, हम लोग बड़ी बुनियादी ये चीज़ें जब इस तरह से नई पार्टीज आती हैं तो ऑब्वियसली बैक टू द बेसिक्स भी एक दफ़ा करना चाहिए, देखना चाहिए। बहरहाल हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। हम बात करेंगे मुल्क में निगरान सेटअप से मुतल्लिक, क्योंकि बड़ी मुशावरत चल रही है। वज़ीर आज़म साहब सबसे मुशावरत का उन्होंने आगाज़ कर दिया है और आइंदा आने वाले दिनों में कुछ तो सर्कुलेट कर रहे हैं नाम, कुछ हतमी नाम हमारे सामने आ जाएंगे। बट एक बड़ी दिलचस्प तजवीज़ दी है कमर ज़मान कायरा साहब ने। वो कहते हैं वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म का नाम हो, वज़राए आला का नाम हो या वज़रा का नाम हो, इस ओहदे पर, ख़ासकर वज़ीर आज़म के ओहदे पर किसी जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर का यानी टेक्नोक्रेट बंदा नहीं होना चाहिए। उनकी राय में ये सियासी काम है और सियासतदानों को ये काम करना चाहिए और ये जो ओहदा है इसको किसी और के हवाले नहीं करना चाहिए। तो क्या ये जो मौक़िफ़ है कमर ज़मान साहब का वो दुरुस्त है? अपने तज्जियाकारों से जानेंगे। मज़े साहब जी, काफ़ी हद तक दुरुस्त है। सिर्फ एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैन ऑफ इंटेग्रिटी हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, किसी के साथ उसकी इस तरह की एफिलिएशन ना हो जो पार्टीज़ जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और उसका कंडक्ट बताएगा आपको कि वो हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका सोलली काम इलेक्शंस कराना है, इलेक्शन कराना ही होना चाहिए, वो अगर पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, अगर कोई पॉलिटिकल शख्सियत हो तो टिल्ट का तासुर नहीं जाएगा? देखिए, ये मज़र साहब ने बड़े पत्ते की बात कह दी कि वो बंदा जो है ना कोई इंटेग्रिटी वाला बंदा होना चाहिए। हमने जजों को भी आजमा लिया है, हमने जर्नलिस्टों को भी आजमा लिया है, हमने सियासतदानों को भी आजमा लिया है, हमने दीगर तबकात को भी आजमा लिया है। जब उनमें खड़े होने की सकत नहीं होती, जब उनका ज़मीर ज़िंदा नहीं होता, तो वो टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल हो जाता है। और ये लोग इन सब खुद ने किया है। अब मसलन अगर कैबिनेट में जर्नलिस्ट को शामिल किया गया है, अब खैबर पख्तूनख्वा में एक पश्तो अखबार के एडिटर हैं, उनको शामिल किया गया और उसको सहाफ़त से रिलेटेड वजारत भी नहीं दी गई है। इसी तरह अगर पंजाब में किया है तो वो मैंने और मज़हर अब्बास ने तो नहीं किया है, उसी जरदारी साहब और उसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब और इन लोगों ने किया है ना। तो असल बात वही है कि बंदा वो इंटेग्रिटी वाला होना चाहिए, बेशक उसका ताल्लुक किसी भी तबके से हो। हमने इस मुल्क में अगर जजेस हैं तो उसमें भी बड़े ऐसे लोग देखे हुए हैं कि जो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं। हमने सियासतदान भी ऐसे देखे हैं जो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो असल चीज़ यही है कि बंदा ऐसा होना चाहिए कि जो इंटेग्रिटी वाला हो, जो कड़ा हो सके। अब मसलन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हमने इंतहाई शरीफ और बड़ा तजुर्बाकार ब्यूरोक्रेट है, बड़ा उम्र रसीदा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि खुद उनके इत्तेहादी गवाही दे रहे हैं कि जी वो अमलन हुकूमत तो गवर्नर साहब चला रहे हैं और बाकी लोग चला रहे हैं। और मैं किसी भी सूरत, किसी भी पैमाने पर खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त कायम हुकूमत को आप गैर जानिबदार हुकूमत नहीं कह सकते। और मैं PTI का नाक़िद होने के बावजूद ये कह रहा हूँ कि आप उनसे गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन कराने की तवक्को नहीं कर सकते। इसलिए जर्नलिस्ट को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना काबीना में होना चाहिए, ना उसका काम नहीं है, जर्नलिस्ट का काम नहीं है। ठीक है। अच्छा रीमा, क्या आप समझती हैं जो तरीक़ाकार है वो दुरुस्त है या आपको उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इंटेग्रिटी वाला बंदा है लेकिन हमेशा सवालात और शकूक व शुबहात उठते हैं, क्यों?
अलीना, मेरा ख्याल है इसका एक लार्जर इशू है कि हम समझते हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो इंटेग्रिटी वाला हो ही नहीं सकता। तो जो हमारी फर्स्ट दो ऑप्शंस होती हैं ना, वो रिटायर्ड जजेस होते हैं या वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या कभी कभी रिटायर्ड फौजी होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और अच्छी बात है कि कायरा साहब ने एटलीस्ट ये ऑप्शन, ये सजेशन टेबल पे रखा है। इस पे मजीद बात होनी चाहिए और केयर टेकर सेटअप्स ऑफन कंट्रोवर्शियल होते हैं, अग्रीमेंट नहीं होता नाम पे, लेकिन इसको एक्सपैंड करना पूल ऑफ कैंडिडेट्स को, मेरा ख्याल है ये अच्छी ही बात है। और वो स्टिग्मा जो पॉलिटिशियंस के साथ है कि ये इंटेग्रिटी वाले नहीं हो सकते, इसको दूर करने की जरूरत है। और वो ग्लोरिफिकेशन कि रिटायर्ड जज होगा या फौजी अफसर होगा या ब्यूरोक्रेट होगा तो वो इंटेग्रिटी वाला ही होगा, मेरा ख्याल है ये लेबल ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए मैं कहती हूँ वेलकम सजेशन है उनकी तरफ से। अच्छा, एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, बार बार मैं इसलिए कर रही हूँ, क्या आपको लगता है कि प्रोसेस को भी कुछ मुख्तलिफ करने की या इसमें कुछ इजाफा करने की ज़रूरत है? कोई इस मुतालिक आपकी तजवीज़ है ताकि इसको मज़ीद शफाफ बनाया जाए? क्या मुराद? मुशावरत होती है और उसके बाद नाम आते हैं, या फिर आपको लगता है कि मुझे आप बताइए, मज़हर अब्बास ज़्यादा इंटेग्रिटी वाला है या कि शिबली फराज ज़्यादा इंटेग्रिटी वाला है? वो सियासतदान है और ये वैसे मैं उसूली तौर पर जर्नलिस्टों को नहीं होना चाहिए, लेकिन आपसे पूछता हूँ। सर, मज़हर अब्बास साहब ने तो पहले ही कह दिया ना, सहाफ़ी नहीं होने चाहिए, तो फिर तो आपका सवाल ही इनवैलिड है सर। नहीं, मैं भी कहता हूँ कि सहाफ़ी नहीं होना चाहिए, सहाफ़त करनी चाहिए। सहाफ़ी का काम सियासत को रिपोर्ट करना है, सियासत करना थोड़ी है। जैसे नहीं है और सब जजेस भी एक जैसे नहीं है। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। मैन ऑफ इंटेग्रिटी हो वो कहीं से भी हो सर, लेकिन ये इंटेग्रिटी का पैमाना और पर्सन, वुमन, ट्रू नहीं, लेकिन इसका कुछ पैमाना भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई जो है उसके साथ। रीमा के मामले में ये जर्नलिस्टों वाला वो एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये जर्नलिस्ट तो नहीं है, ये तो वो कला के उसमें भी। अच्छा, मैं बिल्कुल जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं बार बार क्लैरिफाई करती हूँ। पता नहीं लोगों को लगता है जो भी टीवी पे आए वो जर्नलिस्ट है। भाई नहीं जर्नलिस्ट। सलीम साफी साहब को बना दे हम निगरान वजीर आज़म या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी बना सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी हैं। चले नेक्स्ट टाइम सही, बट अभी इजाज़त दीजिएगा जी हमें। अल्लाह हाफ़िज़।